आगे वही बढ़ता है जो मुसीबतों से घबराता नहीं। माना मुसीबतें सबके साथ होती हैं, एक इम्तिहान की तरह होती हैं, तो इन इम्तिहान को हमें पार करना ज़रूरी होता है। कुछ समय ऐसा भी आता है हमारे लाइफ में जब हम सोचते हैं हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो प्रयास बंद कर देते हैं। बस वहीं पे हमारी गलती होती है। तो हमें अपना प्रयास, अपना जो कहते हैं ना कि ट्राई, वो करते रहना है। तो इस प्रयास से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो विद्वानों ने भी यही कहा है कि हमें अपना जो प्रयत्न है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नेवर गिव अप। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं अरस्तु का ये जो सेकंड पार्ट है, जो यूनानी विचारक है इनके बारे में पढ़ेंगे, और ये हाईली जो एग्जाम होते हैं उसमें आता है, तो ये रिकमेंडेड और मोस्ट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने इससे पहले बताया था अरस्तु के बारे में, उनकी जीवन के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, और इनकी जो पॉपुलर पुस्तक है जो छोटे मोटे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि अरस्तु की एक महत्वपूर्ण पुस्तक का क्या नाम है, यानी पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है, द पॉलिटिक्स, ये अरस्तु की पुस्तक है, ठीक है ना। तो वो अपने फर्स्ट पार्ट में था। तो अगर आप अरस्तु का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक डिस्क्रिप्शन, यानी आपको ये जो यहाँ पे आई बटन दिया जा रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ से क्लिक करके। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार नागरिकता के संबंध में विचार, यानी हम नागरिकता किसे कहते हैं। इंडियन सिटीजनशिप जैसे होती है तो वो कैसे मिलती है कि कोई व्यक्ति जो यहीं पे जन्म, यानी यहीं से जन्म लिया हो, या फिर अलग अलग कंडीशन होती है जो भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप के तहत की मतलब डिसाइड की गई। लेकिन अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में अलग विचार दिए थे, तो वही हमें आज जानना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि अरस्तु ने नागरिक किन्हें समझा है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो आप यहाँ पे गौर करें, वे व्यक्ति जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं या अपना योगदान देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये पूछा जाता है अरस्तु के अनुसार नागरिक किन्हें समझा जाएगा, तो वे नागरिक होंगे जो राजकीय शासकीय कार्यों में भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ पर अगर जो व्यक्ति सरकार चलाने में और सरकार के कार्यों में सहयोग देते हैं, ठीक है ना, और शासन कार्यों में भाग लेते हैं, उन्हें नागरिक समझा जाए। तो ये जो बात है, ये जो विचार है, यही अरस्तु ने कही है कि जो व्यक्ति शासन कार्यों में भाग ले उन्हें ही नागरिक समझा जाता है और वे अपना योगदान दे उसमें। तो अब ये तो हो गया यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में, ठीक है ना, सरकार यानी कैसे न कि प्रशासनिक यानी सरकार के कार्यों में योगदान देना, यानी शासन कार्यों में भाग लेना का इसका मीन्स ये है कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेना और भागीदारी देना। तो अब हर कोई तो ये नहीं है कि सब नागरिक माने जाए। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग वे व्यक्ति, वे लोग जो नागरिक नहीं समझे जाते, वे कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इन लोगों को नागरिक नहीं समझा गया है। एक तो महिलाएं, महिलाओं को, जो महिला हैं उनको अरस्तु ने नागरिकता की श्रेणी में नहीं माना है। शिल्पी हुए, बूढ़े बच्चे हुए, या फिर दास, ये जो लोग हैं इनको अरस्तु ने नागरिकता की श्रेणी में नहीं माना है। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात आ जाती है कि अरस्तु के अनुसार जो नागरिकता है, ठीक है ना, और आधुनिक समय की जो नागरिकता है उसमें क्या फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अरस्तु और इनमें ये फ़र्क है कि अरस्तु ने उन्हें ही नागरिक माना है जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं, लेकिन आधुनिक नागरिकता का मीन्स ये है वह व्यक्ति जो यहाँ पे उस देश में जन्म से ही रह रहा है, वह व्यक्ति नागरिक समझा जाता है, भले वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी स्टैंडर्ड का हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब हम बात करें तो अरस्तु की जो नागरिकता है वो कर्तव्य पर आधारित है। ज़्यादातर कहाँ पे ये एस्टेब्लिश होती है, ड्यूटीज पर, कर्तव्य पर आधारित होती है। तो इस तरह से अरस्तु की नागरिकता जन्म निवास के आधार पर नहीं है। तो जन्म निवास के आधार पर जो नागरिकता मिलती है वो आधुनिक नागरिकता कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं नागरिकता के गुण क्या हैं। तो नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण तो नहीं होता है अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अनुसार, लेकिन उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के उनके गुण होते हैं, और राज्य के विधान के अनुसार उनमें परिवर्तन भी होते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये परिवर्तन उनके गुणों में भी देखे जाते हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकता में होना या न होना ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक अच्छे नागरिक में शासन करने और शासित होने के गुण और कर्तव्य होना अति आवश्यक है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर, यानी अरस्तु ने संपत्ति के बारे में क्या विचार दिए, आपको समझना जरूरी है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के बारे में क्या विचार थे वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं।
अरिस्तु के अनुसार संपत्ति संबंधी विचार, आपको ध्यान रखना है संपत्ति संबंधी विचार, ये क्या विचार यानी उन्होंने इस अकॉर्डिंग क्या विचार दिए, तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है, यानी व्यक्ति का जो विकास है वो मूल रूप से नैतिकता के तौर पे होता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो नैतिकता है वो आंतरिक होती है, नैतिकता आंतरिक, यानी व्यक्ति का जो विकास होता है वह नैतिकता में ही निहित है और नैतिकता व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है। तो फिर व्यक्ति का बाह्य विकास कैसे होगा, बाहरी रूप में व्यक्ति का विकास कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए अरिस्तु ने माना है संपत्ति, व्यक्ति का बाहरी विकास किस पे डिपेंड करता है, संपत्ति पर। तो यहाँ पे ये जो बात कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा हो सकता है, या फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे संपत्ति, अरिस्तु ने माना है कि व्यक्ति का बाह्य रूप और बाह्य विकास है वो संपत्ति के अकॉर्डिंग डिफेंड या उसके आधार पे उसका विकास होता है। ओके, तो इस बारे में और आगे ध्यान रखें कि अरिस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन 2 प्रकार से होता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, संपत्ति का अर्जन 2 प्रकार से बताया है अरिस्तु ने कहा व्यक्ति 2 प्रकार से संपत्ति को अर्जित कर सकता है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, और दूसरा है शोषण विधि। दूसरा फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे शोषण की विधि। तो अब यहाँ पे ये दो पॉइंट आते हैं, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जाम में यही थ्योरेटिकल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पहले समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक तरीके से मीन्स यहाँ पे बताया है कि अरिस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जन के तरीके होते हैं, ठीक है ना, यानी मेहनत करके जो प्राकृतिक रूप में जो माना जाता है कि ऐसे कर्तव्य सही और माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये प्राकृतिक तरीके हो गए कि मछली पालन करना, कृषि कार्य करना इत्यादि हैं वो प्राकृतिक कार्य माने जाते हैं, और यहाँ से जो संपत्ति अर्जित होती है वो प्राकृतिक संपत्ति होगी। दूसरा है शोषण विधि से, तो यहाँ पे देखें कि व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे अरिस्तु ने व्यापार और वाणिज्य से जो प्राप्त जो संपत्ति है उसको शोषण की संपत्ति के तौर पे माना है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन अरिस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित जो संपत्ति है उसको वेद मानता है। तो यहाँ पे ये जो 2 मैंने बात करी है, तो प्राकृतिक संपत्ति कैसे अर्जित होगी, यहाँ पे भी जस्ट मैंने बताया कृषि और पशुपालन वगैरह जो है, ठीक है ना, या फिर मछली पालन वगैरह है, इससे अर्जित संपत्ति वो प्राकृतिक होगी। लेकिन जो व्यापार और वाणिज्य से जो प्राप्त संपत्ति है वो शोषण के स्वरूप मानी गई है। तो अब ये प्रश्न आ जाए कि अरिस्तु ने किस तरह की संपत्ति को वेद माना है, तो आपको ध्यान रखना है ये प्राकृतिक तरीके से जो कृषि कार्य के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ तक तो अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अरिस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार के लिए सहायक होती है, व्यक्ति का जो विकास होता है और वह उस देश में अपना अस्तित्व कायम कर सके, इसके लिए संपत्ति आवश्यक मानी गई है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है, अरिस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति के बजाय परिवार का होता है। अब ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना है, यहाँ पे बात कही गई है कि व्यक्ति की संपत्ति पर सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं उसके परिवार का भी अधिकार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आ जाता है एक पॉइंट कि व्यक्तिगत संपत्ति तो व्यक्तिगत संपत्ति है, लेकिन इसका उपयोग है वह सामूहिक रूप में होगा, यानी कि व्यक्ति अगर कमा रहा है तो उसका परिवार, पूरा जो परिवार है वो सामूहिक रूप में उसका उपयोग कर सकता है। तो ये एक पॉइंट नोटेड है जो आप इसको ध्यान रखें। अरिस्तु के अनुसार क्रांति के संदर्भ में क्या विचार है, यानी अरिस्तु ने क्रांति होने के बारे में क्या विचार दिए, कब क्रांति होती है, किस कारण क्रांति होती है। तो एक पहला जो हाईलाइट जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने नोट किया है कि क्रांति का जो मूल कारण है, मूल जड़ है, वो क्या है कि समाज में गरीब और धनी वर्गों में असंतुलन ही की वजह से ही समाज में उपद्रव और क्रांति का वातावरण पैदा होता है।
तो इसके बारे में आगे हम कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो ये है कि शासकों की दृष्टता और लाभ की आशंका की वजह से जो सम्मान पाने की जो लालसा होती है वह क्रांति का मूल कारण भी बन जाती है। यहाँ पे हम बात करें तो राज्य किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना, यानी एक निर्बल और एक शक्तिशाली हो जाए तो इसमें फिर ये घृणा और तनाव की जो भावना है वो क्रांति को जन्म देती है। तो अब हम यहाँ बात करें कि क्रांति कैसे रोकी जाए, यानी क्रांति को रोकने के उपाय क्या हैं, क्रांति कैसे रोकी जाए, ठीक है ना। क्रांति को रोकने के क्या उपाय होने चाहिए वो हम यहाँ पे देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरिस्तु के अनुसार क्रांति को रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। उपयुक्त जो उपाय है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और वो है मध्यम वर्ग का शासन। देखो अब यहाँ पे ये क्रांति क्यों हो रही थी, क्योंकि एक तो गरीबी वर्ग हो रहा था, एक अमीर वर्ग, तो इसमें असमानता की जो भावना थी वही प्रॉब्लम थी क्रांति की होनी थी। यानी हर जगह आपने देखा है तो दो वर्ग होते हैं, अमीरी गरीबी जैसा कहीं ना कहीं वातावरण होता है और इसमें ही भिड़ंत होती है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नया वर्ग, एक नई लाइन अगर क्रिएट हो जाए, जैसे मान ले मध्यम वर्ग, ठीक है ना, न गरीब है न अमीर है, तो इस तरह की शासन व्यवस्था है अगर कहीं पर अगर होती है तो वहाँ पे क्रांति नहीं हो पाती है अकॉर्डिंग टू अरिस्तु के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, जनता ने अपने कानून के पालन और उसके प्रति सम्मान की भावना हो। लोगों में जब वहाँ की शासन व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना होगी तब वहाँ पे क्रांति नहीं होगी। अगर कोई देश है वहाँ पे अगर सरकार काम करे लेकिन लोग वहाँ की सरकार से संतुष्ट नहीं है तो वह सरकार सफलता के तौर पे काम नहीं कर सकती और लोगों में हमेशा घृणा की भावना रहेगी और कभी न कभी वो क्रांति का रूप भी ले सकती है। तो इसी तरह से शासकों का जनता से व्यवहार अगर अच्छा है तो ये भी मायने रखता है कि क्रांति न हो। नेक्स्ट बात करें कि समाज में विषमता का अभाव होना चाहिए, विषम परिस्थितियाँ या विषम विचार है वो उत्पन्न हो, एक व्यक्ति या वर्ग समाज से अधिक संपत्ति अर्जित न कर सके, यानी सभी का बराबर समाज की संपत्ति पर सभी का बराबर हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वर्ग है वो उस राज्य की संपत्ति के अधिकारी हो जाए, ज़्यादा संपत्ति उसके पास होगा दूसरों के पास कम हो जाए, तो ये वजह भी रहती है। फिर बात करें सार्वजनिक संपत्ति की किसी विशेष व्यक्ति द्वारा न हड़पी जाए और शिक्षा पद्धति ऐसी हो, एजुकेशन जो पॉलिसी है जो मेथड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आप क्लियरली समझे होंगे। लास्ट पॉइंट जो हम बात करें यहाँ पे अत्याचार तंत्र का निर्माण, ठीक है ना, और राजतंत्र क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब शासन प्रणाली जो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे और जिसको हम डिस्कस करेंगे वो आपको ध्यान रखना है अरिस्तु के अनुसार है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, आपका जो एजुकेशन है वही आपका पावर, यानी ये जो रिसेंटली बात करें ना, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, यू डिसाइडेड एंड यू क्रिएट योर वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।